नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले इंटरनेशनल सत्ता में हुए बहुत बड़े धमाके की खबर है। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं। इजराइल धुआं धुआं हो गया है। अब उसने जंग का ऐलान भी कर दिया है और कहा है कि हमास को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। आज हमने इस खबर पर आपके लिए धमाकों से भरी एक वीडियो कुंजी बनाई है। इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि भारत इजराइल और उसके निर्दोष पीड़ितों के साथ खड़ा है। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत का साथ दुनिया के बड़े बड़े देशों को चाहिए। इजराइल के विस्फोट के बाद सिक्किम के धमाकों की बात करेंगे, जहां जमीन में विस्फोट हो रहे हैं, धरती आग उगल रही है। हमारे पास हैरान करने वाले 2 ऐसे वीडियो हैं जिसे लेकर सिक्किम के कई इलाके बहुत ज्यादा दहशत में हैं। फिर मध्य प्रदेश में सीएम वाले सस्पेंस की बात करेंगे। शिवराज ने एक रैली में सीधे जनता से पूछ लिया कि मामा को सीएम बनना चाहिए या नहीं। शिवराज के इस बयान में क्या संकेत हैं, इसे भी समझेंगे। फिर आपको भारत के मिशन गगनयान पर पहला ट्रेलर दिखाएंगे। इसरो ने इस मिशन के टेस्ट लॉन्च से जुड़ी कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। वैसे भारतीयों के लिए गर्व करने वाली खबर चीन से भी आई है। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल्स का शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। आज भारत ने क्रिकेट और कबड्डी में भी सोना जीता है। इसी के साथ भारत के गोल्ड मेडल की संख्या 28 हो गई है। आपके लिए एक जरूरी जानकारी भी है। अब 2000 रुपए के नोट बैंक में नहीं बदले जा सकेंगे। अब इन्हें बदलने के लिए 8 अक्टूबर से आरबीआई ऑफिस जाना होगा। अभी भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में है, यानी बाजार में है, जिनका वापस आना अभी बाकी है। तो सत्ता की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसमें एक नए युद्ध के शोले हैं। यह नया युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ है और इस युद्ध की तस्वीरें आज जो आ रही हैं वो बहुत ज्यादा भयानक है। तो आज सत्ता की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय कुंजी से करते हैं, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें सत्ता की विस्फोटक लड़ाई है, जिसमें नए युद्ध की चिंगारी है। जमीन और आसमान से भीषण हमले की तस्वीरें हैं। इस दुश्मनी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि अब यह दुश्मनी किस तरह विध्वंसक रूप धारण कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध की। सत्ता के इस बारूदी संघर्ष की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले 5 वीडियोस के साथ इस कुंजी का पहला पन्ना खोलते हैं। कैसे शनिवार की सुबह इजराइल के शहरों में बारूदी बारिश लेकर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह करीब 8 बजे फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के 3 शहरों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की राजधानी तेल अवीव, स्टेरोड और अश्कलोन समेत 7 शहरों में रॉकेट से हमला किया गया। हमास ने 3 फ्रंट से इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। कहीं रिहायशी इलाकों पर रॉकेट बरसाए, कहीं इजराइल के इलाके में घुसकर जबरदस्त फायरिंग की। हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना भी फुल एक्शन में है। दोनों के बीच कई इलाकों में टकराव सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिनमें फिलिस्तीन के बंदूकधारी इजराइल की सड़कों पर हैं। इजराइल की गलियों में ताबड़तोड़ फायरिंग से
कोहराम मचा रहे हैं। सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि हमास के लड़ाके कई इलाकों में इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना रहे हैं। इजरायली सेना के बेस कैंप में भी हमास के आतंकी घुस चुके हैं। इजरायल में छिड़ी आर पार की इस जंग का बड़ा सेंटर गाजा पट्टी बना हुआ है। यहां इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की सीधी जंग हो रही है। इजरायल ने बड़ी सेना को यहां पर उतार दिया है। इसके अलावा 36 विमानों के जरिए इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की है। और ये तस्वीर वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से हमास के बीच में और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन उस सब के बीच में यह भी सच है कि कभी भी हमास की तरफ से इतना जबरदस्त हमला देखने को नहीं मिला। पिछले 11 घंटों से इजराइल में युद्ध के शोले बरस रहे हैं। हमास ने जैसे ही इजराइल के रिहायशी इलाकों को, इजराइल के सैन्य बेस को टारगेट किया, सरेआम फायरिंग की। एक और तस्वीर भी आप देखिए और इजराइल के लोगों के संकट का आप अंदाजा लगाइए। और यही तस्वीरें आज पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं, क्योंकि अभी तक इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता था, जो लड़ाई होती थी, उसमें अमूमन तस्वीरें ऐसी इजराइल की तरफ से देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार हमास ने हमला किया है, और वो भी 5000 रॉकेट के साथ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। हालांकि हमास के हमले के बाद नेतान्याहू की सेना भी जवाबी मोड में आ गई है और पूरी ताकत से चुन चुनकर हमास के आतंकवादियों को मार गिराना शुरू कर दिया है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, दृश्य उससे भी ज्यादा भयानक आने वाले हैं, क्योंकि इजराइल इतने पर मानने वाला नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने हमास के हमले के कुछ ही घंटे बाद जंग का ऐलान कर दिया। कैबिनेट के साथ इमरजेंसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि इजराइल के नागरिकों, ये जंग है और हम इसे जरूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री के इस बयान और इस तेवर के सबूत तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जब गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। हमास के 5000 रॉकेट वाले अटैक का जवाब इजराइल ने भी उसी अंदाज में दिया। वैसे इस युद्ध के साथ आपको बताते चलें कि आज की रात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस युद्ध को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके का आक्रमण हमास की तरफ से किया गया है इजराइल पर, इजराइल जवाब ज़रूर देगा और निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा भयानक देगा। और इस तरीके की आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है आज की रात हमास के लिए, गाजा पट्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी रात हो। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को खासतौर पर अपना निशाना बनाया। रिहायशी इमारतों पर रॉकेट्स दागे। हमास के हमले में अब तक 22 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। हमास के हमले के बाद इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग इतना डर गए हैं कि जान बचाने के लिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। रेगिस्तान में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बदहवास भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल में महिलाओं को किडनैप भी किया जा रहा है। हमास के लड़ाके महिलाओं को अगवा करके गाड़ियों में भरकर गाजा ले जा रहे हैं। महिला का हाथ बांधकर बुरी तरह पिटाई करने का एक वीडियो भी सामने आया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें किस तरीके से हमास के जो आतंकवादी हैं वो
इजराइल की महिलाओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जबरदस्ती उनको बंधक बनाकर गाजा की तरफ ले जा रहे हैं। और यही तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार का युद्ध वाकई बहुत ज्यादा भयानक हो चुका है, क्योंकि हमास ने ये कह सकते हैं दुस्साहस किया है इजराइल में इस तरीके से घुस करके हमला करने का। अभी तक कभी भी ऐसी तस्वीरें इजराइल से देखने को नहीं मिली थी। और आज जिस तरीके का हमला हमास ने किया है, उसके बाद नेतान्याहू ने साफ कर दिया कि यह जंग है। इन तस्वीरों में संकेत भी है, संदेश भी है, सबक भी है। दुश्मन चाहे कितना भी कमजोर हो, उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। आज इजराइल के प्रधानमंत्री को यह बात जरूर समझ में आ रही होगी। हम ये नहीं कह रहे कि इजराइल ने हमास को हल्के में लिया या फिर उस तरीके की तैयारी नहीं की, लेकिन अचानक हमास के हमले से इजराइल कितना असुरक्षित हो गया, इजराइल के लोग कितनी दहशत में आ गए, इजराइल की पूरी व्यवस्था कुछ देर के लिए कैसे लाचार हो गई, इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त के तनाव को तो दिखा रही हैं, लेकिन इस तनाव के पीछे एक लंबा सिलसिला है। कुछ भी अचानक नहीं होता। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आक्रोश की आग बहुत पहले से सुलग रही है। आज उस आक्रोश में युद्ध वाले विस्फोट का दिन था। कूटनीति की ग्लोबल सत्ता आज हिली हुई। तो ये अभी तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं इस युद्ध की, और खास तौर से इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो इजराइल को देखने को फिलहाल मिल रहा है, क्योंकि एक पहले 5000 रॉकेट के जरिए हमास ने इजराइल को अपना निशाना बनाया और उसके बाद में उसके शहरों में घुस करके आमने सामने की लड़ाई भी की गई। हालांकि इसका जवाब अब इजराइल की एयरफोर्स दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल आज यही खड़ा हो रहा है कि आखिर हमास के पास इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आई कहां से। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इजराइल एयर स्ट्राइक की जो जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई हमास पर। हालांकि जो मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं, ये स्थिति लगातार पिछले लंबे वक्त से हमास के और इजराइल के संघर्ष चलते रहे हैं, हमेशा युद्ध की हालात बनते दिखाई दिए हैं, लेकिन इस तरीके का हमला हमास की तरफ से पहली बार देखने को मिला है। जवाब आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो इजराइल की वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक के जरिए हमास में किया गया। अल अक्सा मॉस्क है जो कि वेस्ट बैंक में है, इसराइल के दूसरी छोर में। वहाँ भी पैलेस्टीनियंस बहुत है और वहाँ भी इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उस अल अक्सा मॉस्क में कई किस्से होते रहते हैं झड़प के। तो वेस्ट बैंक के जो हमस है, इन्होंने अभी जो ये अटैक करा है इसराइल के ऊपर, इसको भी ये कह रहे हैं अल अक्स फ्लड, यानी कि सैलाब, यानी कि अल अक्स मॉस्क में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम ये अटैक किए हैं। फायर किया है हमास ने, वो 5000 रॉकेट का फायर किया उन्होंने, रॉकेट 20 मिनट के अंदर। तो इंटेंसिटी ऑफ फायर आप समझ सकते हैं, 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट। हमास ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है, जबकि इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। यानी एक तरफ अल अक्सा की बाढ़ है तो दूसरी तरफ लोहे की तलवार है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बम, रॉकेट, तोप, टैंक, बंदूक जैसे हथियारों की तस्वीरों में अचानक बुलडोजर वाली तस्वीर ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन से बुलडोजर लाए गए हैं। गोलीबारी, विस्फोट और आगजनी की तस्वीरों के बीच बुलडोजर से बॉर्डर पर लगी फेंस को तोड़ा गया।
ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं फेंस की, यही फेंसिंग जो है वो गाजा पट्टी को और इजराइल की बॉर्डर के बीच की जो रेखा है उसको बांटती है। और ये कोशिश भी वाकई हैरान करने वाली है कि हमास की तरफ से इसे उखाड़ा गया और 100 से ज़्यादा आतंकवादी जो हमास के थे वो इजराइल के अंदर घुस गए। तो क्या आप यकीन मानेंगे, जहां के लोग मिसाइल अटैक से मर रहे हैं, जहां की इमारतें युद्ध की आग में जल रही हैं, जहां के सैनिक बंधक बन चुके हैं, वो एक ऐसा देश है जिसकी सैन्य शक्ति, डिफेंस सिस्टम, मजबूत इंटेलिजेंस की मिसालें दी जाती हैं। आपको बता दें, इजराइल का जन्म एक देश के रूप में साल 1948 में हुआ था। 75 साल के इजराइल का क्षेत्रफल भारत के छोटे से राज्य मणिपुर से भी कम है। इसकी आबादी भी 85 लाख के आसपास है, लेकिन सैन्य क्षमता के मामले में ये कई देशों से बहुत आगे है। इसकी वजह भी है, साल 2016 में इजराइल डिफेंस पर सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में 15वें पायदान पर था। कहा तो यह भी जाता है कि साल 1985 तक इजराइल दुनिया भर में सबसे बड़ा ड्रोन निर्यातक देश था। ड्रोन के ग्लोबल मार्केट पर 60% कब्जा इजराइल का ही था। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2010 में पश्चिमी देशों के संगठन नेटो के 5 देश अफगानिस्तान में इजराइल के बने ड्रोन ही उड़ा रहे थे। इजराइल की गिनती उन देशों में है जिनकी तकनीक और सैन्य क्षमता का उदाहरण दिया जाता है। और आज यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इजराइल आखिर हमास के निशाने पर आ कैसे गया। जो तस्वीर इससे पहले आपको दिखा रहे थे, सरहद पर जो बुलडोजर के जरिए फेंसिंग को उखाड़ा जा रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस फेंसिंग तक मैं गया हुआ हूं, उस जगह को मैंने देखा हुआ है कि इजराइल ने वहां पर कितनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। वहां पर सेना नजर नहीं आती है इजराइल की, पूरा का पूरा सर्वेलेंस सिस्टम होता है, छोटे छोटे कैमरे लगे होते हैं और वो कैमरे ही हमास के आतंकवादियों पर नजर रखते हैं। जरा सा मूवमेंट होता है और अचानक पता नहीं कहां से गोली चलती है और हमास का जो आतंकी है वो ढेर हो जाता है। इजराइल की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम वाले देशों में रही है। इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। लाखों डॉलर खर्च करके इजराइल ने इसे बनाया है। आज जब इजराइल में ऐसे हालात हैं तो आपको जानना चाहिए कि कैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम भी आज फेल हो गया। ऐसा दावा है कि आयरन डोम सिस्टम खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाली है या नहीं और कौन सी मिसाइल अपने निशाने से चूक रही है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती है उन्हें यह सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। खासतौर पर फिलिस्तीन के हमले को देखते हुए इसको तैयार किया गया था, लेकिन आज इस कवच को भी हमास के आतंकवादियों ने घेर दिया। इजराइल की मजबूत सैन्य शक्ति सिर्फ इतनी नहीं है, इजराइल अपने सैनिकों की ट्रेनिंग और उनके हथियारों को अपग्रेड करने पर भी काफी खर्च करता है। यही वजह है कि आज की तारीख में इजराइल को पश्चिमी एशिया का सबसे मजबूत देश माना जाता है। तो भारत के साथ भी इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोई देश आतंकवादी हमले जैसी पीड़ा को झेल रहा हो तो इसके मायने अलग हो जाते हैं। इसी को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। पीएम ने कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमले से बेहद दुखी हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना इजराइल के आम लोगों और परिवार के लिए हैं जो इसके शिकार हुए हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। वहीं इजराइल में बिगड़ते हालातों के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा गया है। जब भी किसी देश की सत्ता पर आक्रमण होता है, वहां की सरकार को चुनौती दी जाती है तो इसका कनेक्शन दूसरे देशों से भी जरूर होता है, जिसे आप वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई में गुटबाजी भी कह सकते हैं। सवाल है, क्या इजराइल फिलिस्तीन की इस जंग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? नए युद्ध क्षेत्र से आए जो वीडियो है उनके कुछ ऐसे ही उनसे संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस रॉकेट से इजराइल पर अटैक किया गया वो ईरान से मिला था। उसे भी अब विस्तार से समझिए। हमास को ईरान की ओर से लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट मिले थे। ये रॉकेट फिलिस्तीन तक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की ओर से पहुंचाए गए थे। ईरानी सेना ने हमास को इस तरीके के रॉकेट चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। इसकी अनुमानित रेंज 100 से 500 किलोमीटर तक है। सवाल है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? बताया जा रहा है कि ईरान का मकसद इजराइल के खिलाफ नॉर्थ फ्रंट खोलने का है। इसका अंजाम क्या हो रहा है आज पूरी दुनिया देख भी रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध थमा भी नहीं कि एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है और इसमें 2 गुट भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश हैं, वहीं फिलिस्तीन के साथ ईरान, इराक, पाकिस्तान और कतर जैसे मुल्क भी शामिल। एक सवाल इस हमले की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। यह जंग ऐसे समय में छिड़ी है जब अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता करवाने की कोशिशों में जुटा है।
कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब हैं। क्राउन प्रिंस ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा यह गया था कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की बातचीत की प्रक्रिया को रोक दिया। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद है क्या और क्यों बार बार दोनों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो पश्चिमी एशिया के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। यहां अधिकतर यहूदी और अरब के लोग रहते थे। दोनों में तनाव बढ़ा, जिसके बाद ब्रिटेन के शासकों ने यहां यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में जगह बनाने की बात की। यहां पर जानना जरूरी है कि यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं। इस पर अरब समुदाय के लोग भी अपना दावा करते हैं। नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसले पर सहमति दी। एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब के लोगों का था। अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल देश के गठन का ऐलान कर दिया। यहां से ब्रिटेन के शासक चले गए। इसके तुरंत बाद यहां पहला इजराइल अरब युद्ध हुआ। इस दौरान करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए। यह पूरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बढ़ गया: इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। फिलिस्तीनी आबादी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच सत्ता और वर्चस्व के लिए संघर्ष तब से अब तक लगातार जारी है। हमास शब्द आपने कई बार सुना होगा, खासतौर पर जब भी इजराइल में सत्ता की लड़ाई का जिक्र होता है, हमास का नाम जरूर आता है। इसके लड़ाके कितने खूंखार और खतरनाक होते हैं, इसकी तस्वीर आज फिर से पूरी दुनिया देख रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लड़ाके हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं, सबके अलग अलग कमांडर होते हैं। इनका मकसद इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना है जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी रहते हैं। हमास के सदस्य इतने शातिर होते हैं कि वो आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में जारी तनाव के बीच एक खबर यह भी है और ये सबक देने वाली है कि राष्ट्रीय संकट के समय में कैसे राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, कैसे विचारधारा अलग होते हुए भी देश की सुरक्षा के मसले पर एकजुट रहना चाहिए। हमास के हमले के बाद इजराइल की संसद के सभी राजनीतिक दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। सभी पार्टियों ने सेना को पूरा समर्थन किया और कहा कि इस वक्त कोई विपक्ष या गठबंधन नहीं है, सभी पार्टियां एक साथ हैं। किसी भी देश के सुरक्षित रहने में, किसी देश की संप्रभुता को अखंड रखने में ऐसे शब्दों, ऐसी भावनाओं के मायने बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर मुद्दा सत्ता की कुर्सी का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का होता है। जब किसी देश में ऐसे हमले होते हैं और वहां के राजनीतिक दल परिपक्वता के साथ पूरी एकता दिखाते हैं तो वो देश न सिर्फ दुश्मनों को करारा जवाब देता है बल्कि हर गंभीर से गंभीर परिस्थिति का सामना धैर्य से करता है। और वैसे विस्फोट सिर्फ हमास और यूक्रेन में ही नहीं हो रहे हैं। बहुत बड़े विस्फोट का खतरा इस वक्त हमारे देश के एक राज्य में भी मंडरा रहा है जिसका नाम है सिक्किम। अब तक आपने सिक्किम में बादल फटने के बाद आई तबाही और सैलाब के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे सिक्किम के कई इलाकों के लोगों की सांसों को अटका दिया है। और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सिक्किम में एक और बड़ा धमाकेदार संकट आने वाला है। सैलाब के बाद सिक्किम की जमीन अब आग उगल रही है। सिक्किम के कई हिस्सों में जमीन में जोरदार विस्फोट हो रहे हैं। जो वीडियो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो सिक्किम के रैंगपो इलाके का है और यह धमाका तीस्ता नदी के किनारे हो रहा है। हमारे पास ऐसा ही एक और चौंकाने वाला वीडियो आया है जिसमें जमीन पर आग लगी हुई है, तेजी से धुआं उठता नजर आ रहा है और इस वीडियो ने बागेखोला इलाके के लोगों को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया। बताया यह जा रहा है कि यह इलाका एक नदी के पास का है और इस विस्फोट की जो वजह है वो जमीन से आग निकलने की वजह से है। सेना के हथियार और गोला बारूद इसकी वजह है, ऐसा माना जा रहा है, जो मंगन जिले में आई तबाही के बाद सैलाब के साथ बहकर निचले इलाकों में पहुंच गए हैं।
और जमीन के नीचे दबे इन्हीं हथियारों में अब धमाके हो रहे हैं। अब इसे लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि नदी के किनारे जाने से बचें और अगर सेना का कोई भी हथियार या गोला बारूद दिखे तो उसे बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि शुक्रवार को जलपाईगुड़ी में एक मोटार के फटने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल भी हो गए थे। सिक्किम में 3 अक्टूबर को आधी रात को जो तबाही आई थी उसमें न सिर्फ सेना के 23 जवान बह गए बल्कि सेना की 41 गाड़ियां भी डूब गई थी। 22 जवानों का तो आज तक पता नहीं चल सका है, लेकिन सेना की वो गाड़ियां मिल गई हैं जिनमें हथियार रखे थे और जो सैलाब में बह गई थी। हमारे पास उसकी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज हैं, उसी पर हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की। इस वक्त हम लोग सिक्किम के बरदांग में पहुंच गए हैं। तिस्ता नदी से बहते हुए बरदांग के एरिया में आर्मी की जो 40 गाड़ियां थी, कई गाड़ियां यहाँ पर बहकर आई हैं, आधी गाड़ियां आगे चली गई, लेकिन मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं आर्मी की वो यहाँ पर बहकर आई हैं। और वो जो ग्रीन गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं वो सब आर्मी की ही गाड़ियां हैं। ऐसी गाड़ियां जिनमें एमुनेशन भी था, ऐसी गाड़ियां जिसमें आर्मी का बहुत सारा सामान था, वो तमाम सामान बहकर बरदांग के इस एरिया में बहकर आ गया है। TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल पूरे भारतवर्ष का ऐसा चैनल जो कि इस एरिया में, इस लोकेशन पर सिक्किम के बरदांग में पहुंचा है, जहां पर आर्मी की जितनी भी गाड़ियां थी, मैक्सिमम गाड़ियां इस वक्त हम एक्सक्लूसिवली आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और तिस्ता नदी का यहाँ पर फ्लो आप अभी भी देखिए, अभी भी काफ़ी फ्लो में है, लेकिन खुदाई का काम लगातार जो आर्मी के द्वारा वो यहाँ पर किया भी जा रहा है और गाड़ियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो मेरी सहयोगी अंजू निर्माण इस वक्त सिक्किम से जोखिम भरी रिपोर्टिंग कर रही हैं और हम लगातार वहां के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। सत्ता में अब एक ऐसी खबर की बात जो दिवाली से जुड़ी हुई है। वैसे हमारे बहुत से न्यूज मित्र सोचेंगे कि दिवाली अभी दूर है, फिर आज उसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो असल में आज हम आपको एक खबर के जरिए कुछ बातों के लिए दिमागी तौर पर तैयार करना चाहते हैं। तैयार हो जाइए, दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग शहरों में दिवाली फिर से बदनाम होने वाली है। तैयार हो जाइए, दिवाली पर प्रदूषण वाले लेक्चर का मौसम आ चुका है और यह जल्द शुरू होने वाला है। तैयार रहिए, पटाखों से पॉल्यूशन वाले प्रचुर ज्ञान बांटने की शुरुआत अब बहुत जल्द होने वाली है। पटाखों को प्रदूषण का असली गुनहगार बताकर उन पर बैन भी लगाया जा रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन असल में सच ये भी है कि जिस प्रदूषण की दलीलें देकर दिवाली को दोष दिया जाता है, उस प्रदूषण की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में अभी से यानी आज से हो चुकी है। दिल्ली की हवा दिवाली से 36 दिन पहले ही खराब होने लगी है। इसी पॉल्यूशन के मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब के पहले फेज को लागू करते हुए कई पाबंदियां भी लगा दी। पिछले 2 दिनों से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे का अलार्म बजा रहा है। शुक्रवार को नरेला, आनंद विहार, पंजाबी बाग और द्वारका जैसे इलाकों में AQI 200 से 270 तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4 से 5 गुना ज्यादा है। असल में इसकी वजह पराली के उस धुएं को माना जा रहा है जिसे जलाने की शुरुआत दिल्ली से सटे राज्यों में हो चुकी है। अकेले पंजाब में अब तक पराली जलाने की करीब 850 घटनाएं हो चुकी है और यही काम हरियाणा में भी हो रहा है, जिसका धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहा है। लेकिन एक दूसरे को दोष देकर सियासत चमकाने वाले हमारे नेताओं की नींद अभी पराली पर टूटी नहीं है, लेकिन दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सब जाग चुके हैं। दिल्ली में दिवाली से 2 महीने पहले ही पटाखों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, यानी हमेशा की तरह एक बार फिर दिवाली और पटाखे सॉफ्ट टारगेट बन गए। वैसे एक सवाल यह भी है कि सरकार पराली जलाने पर सख्ती के बड़े बड़े दावे तो करती है, फिर पराली जलाने की घटनाएं खत्म क्यों नहीं होती? ऐसा भी नहीं है कि धान सिर्फ हमारे देश में उगाया जाता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां छोटे या बड़े स्तर पर धान की खेती होती है। तो सवाल ये कि आखिर उन देशों में पराली के साथ क्या होता है, उनका पराली मैनेजमेंट क्या है, वो भी आप समझ लीजिए। चीन में पराली को रिसाइकलिंग किया जाता है और उसी पराली के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बिजली को कई प्रांतों में सप्लाई भी किया जाता है। इसी तरह जापान में पराली जानवरों को खिलाई जाती है। इसके अलावा इससे खाद भी बनाई जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।
थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में खाद बनाने के साथ साथ पराली से मशरूम उगाने का काम भी किया जाता है। इससे बायो इथेनॉल भी बनाया जाता है जो पेट्रोल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन भारत में फिलहाल पराली जलाए जाने से जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो है प्रदूषण, जिसका असली विलेन हमेशा दिवाली के पटाखों को ही बताया जाता है। और अब स्पेस की उस सत्ता की बात जिसके लिए हिंदुस्तान नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह खबर भारत के सबसे नए मिशन गगनयान से जुड़ी हुई है, जिसका पहला ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं। आज इसरो की ओर से मिशन गगनयान की कुछ तस्वीरें जारी की गई, जिसे देखकर आपको गर्व का एहसास होगा, क्योंकि चांद सूरज के बाद भारत अपने 2 नए मिशन पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। करीब 4 महीने पहले भारत ने सबसे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रच दिया था। इसके बाद सितंबर 2023 में भारत के वैज्ञानिकों ने मिशन सूर्ययान आदित्य L1 को लॉन्च किया, जो अभी भी अपना काम कर रहा है। कुछ दिन पहले भारत ने अपने मिशन समुद्रयान की तस्वीरें भी देश को दिखाई थी। इसकी तैयारी भी जोरों पर है। हालांकि यह मिशन 2026 तक लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले आज गगनयान का पहला ट्रेलर आ चुका है, जिसके टेस्ट मिशन को भारत बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है और फाइनल मिशन भी अगले साल लॉन्च करने की तैयारी है। आज इसरो के एक्स अकाउंट पर उससे जुड़ी तस्वीरें भी शेयर की गई और इस मिशन के पहले कदम के बारे में जानकारी भी दी गई। इसरो के मुताबिक सबसे पहले मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 भेजने की तैयारी होगी और उम्मीद है कि इसे अक्टूबर महीने तक या उसके जो अंत है अक्टूबर के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मिशन के क्रू मॉड्यूल की तस्वीरें खुद इसरो की ओर से जारी भी की गई हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मिशन कामयाब रहा तो इसरो वर्ष 2024 तक इंसान को अंतरिक्ष में भेज देगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये क्रू एस्केप सिस्टम क्या है, यानी वो टेस्ट मिशन जिसे भारत इस महीने लॉन्च कर सकता है। दरअसल इस मिशन के जरिए यह टेस्ट किया जाएगा कि अगर फाइनल मिशन के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो रॉकेट में मौजूद हमारे एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर सुरक्षित कैसे वापस आ पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं भारत मिशन गगनयान के फाइनल मिशन तक कैसे पहुंचेगा। इसके लिए 3 मिशन होंगे। पहला टेस्ट मिशन पूरी तरह मानव रहित होगा। इसका मकसद यह होगा कि किसी दिक्कत में एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित नीचे कैसे लाया जाएगा। दूसरे मिशन में व्योम मित्र नाम की महिला रोबोट जाएगी, जो गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी, जरूरी निर्देशों को समझेगी और इस मिशन के नतीजे इंसानों के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खोलेंगे। और इसके बाद फाइनल मिशन होगा, जिसमें 3 दिन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसमें गगनयान 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटेगा और फिर 3 दिन के बाद अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौटेंगे। तो ये अब जल्द ही अक्टूबर के अंत तक आपको पहली खुशखबरी मिल जाएगी और उम्मीद है कि जो हमारे लगातार एक के बाद एक सफल अभियान हो रहे हैं उसमें एक और श्रृंखला में ये कड़ी जुड़ेगी।